हेलो नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू खान ग्लोबल स्टडीज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ करंट अफेयर्स के सेशन में। जल्दी से आप सारे बच्चे आ जाइए, सेशन को ज्वाइन कर लीजिए, फिर आपके आज के करंट अफेयर्स के सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग, सुबह के 11 बज चुके हैं, जल्दी से आ जाइए बच्चे। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग कविता, गुड मॉर्निंग पुतुल, गुड मॉर्निंग रिंकू। जल्दी से आ जाइए बच्चे, आपका आज का सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। सबने दशहरा मना लिया होगा, सबने छुट्टी मना ली होगी, छुट्टी खत्म हो गई है, सब लोग वापस आ जाइए। सेशन को शुरू करेंगे, करंट अफेयर्स पढ़ेंगे पिछले 2-3 दिनों में जो भी आपका इंपॉर्टेंट हुआ है। ठीक है, आज के सेशन में आपके सवाल थोड़े से ज्यादा हैं क्योंकि पिछले 2-3 दिन के हम करंट अफेयर्स करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से आइए, सेशन को ज्वाइन कीजिए, है ना। आई होप न्यूज़पेपर तो फिर भी न्यूज़पेपर की शक्ल थोड़ी सी तो देखी होगी किसी ना किसी ने कि क्या खबर चल रही है, क्या हो रहा है। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। यस बच्चे, अच्छा जिनको भी कंफ्यूजन है कि लास्ट क्लास कब हुई है, कौन सी हुई है, तो आखिरी क्लास जो हुई है वो आपकी मंडे को हुई है मेरे साथ, वीकली करंट अफेयर्स की हुई है। ठीक है, जिसमें पिछले वीक का करंट अफेयर्स रिवाइज जो है वो किया था। मंडे के बाद अब आपकी क्लास आज थर्सडे को हो रही है, तो बीच में कहीं खोजना मत कि वो वाली क्लास कहाँ पर है, वो वाली क्लास कहाँ पर है। ठीक है, चलिए तो सेशन को स्टार्ट करें। वेरी गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। गुड मॉर्निंग श्लोक, गुड मॉर्निंग लवी, वेरी गुड मॉर्निंग अजीत। बिल्कुल बच्चे, जबरदस्त होने वाली है आज की क्लास क्योंकि बहुत कुछ आज पढ़ने के लिए है ना। आज आप लोग भी कहेंगे कि मैम अब बस करो। चलिए तो सेशन को शुरू करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग पूजा, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए तो सबसे पहला सवाल देखते हैं आज का। सबसे पहला सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का धोर्डो गांव UNWTO 2023 के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में शामिल हुआ है। सो UNWTO क्या है यहाँ पर? आपका वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है ना, विश्व पर्यटन संगठन। तो विश्व पर्यटन संगठन के सर्वश्रेष्ठ जो आपके पर्यटन गांव की सूची रही है उसमें आपका इसमें से कौन से जो है ना राज्य का है आपका धोर्डो गांव जो शामिल हुआ है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत सारे बच्चों को पता होगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। सो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? आपका गुजरात। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चे? सही जवाब होगा आपका गुजरात। सो गुजरात राज्य का है आपका कौन सा गांव है? गुजरात राज्य का धोर्डो गांव है, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, गुजरात राज्य का आपका जो है ना कौन सा गांव है? आपका धोर्डो गांव है जो कि UNWTO के बेस्ट टूरिज्म विलेज की सूची में शामिल हुआ है। ठीक, UNWTO क्या है? UN से यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र। कॉपी पेन सबके हाथ में होना चाहिए, सबको फटाफट से साथ साथ में मेरे साथ साथ नोट करते हुए चलेंगे। आपका वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, विश्व पर्यटन संगठन की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, विश्व पर्यटन संगठन की जो है ना यहाँ पर बात हो रही है। तो विश्व पर्यटन संगठन ने अभी हाल ही में जो है क्या है आपके टोटल कितने टोटल बच्चे आपके 54 विलेजेस हैं जिनका चयन किया है। ठीक है, इसके द्वारा क्या है आपके टोटल 54 बेस्ट टूरिज्म विलेजेस जो है उनका क्या है चयन किया गया है। बेस्ट टूरिज्म विलेजेस का चयन किया गया है, यानी कि ऐसे गांव, ठीक है, जो पर्यटन की दृष्टि से तो अच्छे हैं ही, जहां पर घूमने तो जाया जा ही सकता है, लेकिन और भी कई सारी चीजें हैं। टोटल 9 अलग अलग फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पर क्या है आपका जो विश्व पर्यटन संगठन है वो सर्वश्रेष्ठ टूरिज्म विलेज की घोषणा करता है। ठीक है, तो आपके टोटल 54 ऐसे विलेजेस चूज किए गए हैं जिसमें से एक है आपका गुजरात का धोर्डो गांव। अब एक बात आपको और याद रखनी है कि यहाँ पर बेस्ट अपग्रेड में भी जो है ना आपका एक और कैटेगरी रही है इसी के तहत बेस्ट अपग्रेड की। ठीक है, जिसमें आया है माडला गांव। ठीक है, जिसमें आया है आपका माडला गांव। ये गांव है आपका कहां का? ये गांव है आपका कौन से राज्य का? ये है आपका मध्य प्रदेश का। सो माडला गांव की अगर मैं बात करती हूं तो ये आपका पन्ना टाइगर रिजर्व के पास पड़ता है, नियर पन्ना टाइगर रिजर्व। ठीक है, पन्ना टाइगर रिजर्व के पास का आपका एक छोटा सा गांव है मध्य प्रदेश का माडला, जिसे बेस्ट अपग्रेड की सूची में जो है शामिल किया गया है। इस सूची में टोटल आपके 20 जो है गांव को शामिल किया गया है। तो याद रखेंगे कि 2 आपके गांव है, अगर हम ओवरऑल देखें तो आपका एक माडला गांव है और आपका एक धोर्डो गांव है। 2 गांव है जिनको विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा क्या है नामित किया गया है, चूज किया गया है एज सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव। ठीक, WTO की अगर हम बात करते हैं बच्चे जल्दी से बता दीजिए WTO की स्थापना जो है ना कौन से वर्ष में हुई है, फटाफट से, है ना। बात करते हैं तो इसके जो आपके डायरेक्टर जनरल है वो कौन है? ज़ुरब पोलोलिकाश्विली। ज़ुरब पोलोलिकाश्विली जो है क्या है इसके आपके अध्यक्ष है, इसके आपके
हेड है विश्व पर्यटन संगठन के। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा यहाँ पर आपका, सवाल में ढोडो गांव के बारे में पूछा हुआ है, तो ढोडो गांव जो है आपका वो कहां पर है? ढोडो गांव है आपका कहां पर? गुजरात में। कब स्थापित हुआ है? 1946, ठीक है, 1946। और इसके अगर मुख्यालयों की बात, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं, वर्ल्ड टूरिज्म, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? टूरिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं हो रही है बच्चे, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, ठीक है। और इसके आपके मुख्यालय कहां पर है? हेडक्वार्टर्स कहां पर है? मैड्रिड, स्पेन में है, ठीक है। कहां पर है? मैड्रिड, स्पेन में जो है ना आपके WTO के मुख्यालय है। सो आपका जो ढोडो गांव की अगर मैं बात करती हूँ, तो ढोडो गांव इससे पहले भी आपका चर्चा में था, क्योंकि जो आपकी G20 की पहली टूरिज्म मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, आप सभी को याद है कि G20 के तहत अलग अलग क्षेत्रों में मीटिंग हुई है, तो इसमें जो पहली टूरिज्म मिनिस्टर्स मीटिंग हुई है वो भी आपकी कहां पर हुई थी? वो आपकी ढोडो गांव में ही जो है ना इसका आयोजन किया गया था। इसके साथ साथ ढोडो गांव की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका रण उत्सव भी जो है, जो 100 दिन का होता है, ठीक है, रण उत्सव भी जो है आपका इसी गांव में मनाया जाता है, ढोडो गांव। तो ढोडो और माडला दोनों गांव का नाम आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पर सही जवाब आपका क्या होगा? गुजरात, ऑप्शन ए, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ऑप्शन ए गुजरात आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड जो है सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के लिए जो है अभी हाल ही में घोषणा की गई है। वेरी गुड अमन कुमार, अभी घोषणा की गई है, ये किसको दिया जाएगा? इसकी अगर बात करते हैं तो ये अभी जो है ना आपका दिया जाएगा किसको? करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें से आपका? नरगिस मोहम्मदी, ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? नरगिस मोहम्मदी। बच्चे जल्दी से बताओ, नरगिस मोहम्मदी को अभी हाल ही में एक और कौन सा अवार्ड मिला है? बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड मिला है, जल्दी से बताओ फटाफट से। नरगिस मोहम्मदी को और कौन सा प्राइज जो है अभी हाल ही में मिला है, और ये आपकी कहाँ की है? चलो ये भी बता दो, है ना, कहां की है नरगिस मोहम्मदी? वेरी गुड, सबको पता है कि इनको क्या है, इस साल का नोबेल पीस प्राइज जो है नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। कहां की है और आपकी है? वेरी गुड, अब है ये है आपकी कहां की? आपकी ईरान की है ना। और इसके साथ साथ इनको जो है क्या है, इस साल आपका नोबेल पीस प्राइज जो है वो भी क्या है आपका दिया जाएगा आपका भी 10 दिसंबर को घोषणा जो है वो की जा चुकी है, ठीक। सो नरगिस मोहम्मदी को इसके साथ साथ जो है बच्चे क्या है, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड भी जो है आपका दिया जाएगा। ये जो मदर टेरेसा अवार्ड है, ये ऐसा इकलौता अवार्ड है जो कि मदर टेरेसा के नाम पर रखा गया है, ठीक। इस अवार्ड की अगर बात करते हैं तो ये जो आपका अवार्ड है, ये साल 2005 से जो है ना इस अवार्ड को दिया जाता रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अवार्ड हर साल किसी एक व्यक्ति को मिलता है, एक से ज्यादा व्यक्ति, 2, 3, 4, 5 व्यक्तियों को भी दिया जा सकता है। यह अवार्ड हर साल भी दिया जाता है, साल में 2 बार भी दे दिया जाता है। अभी जो घोषणा की गई है आपकी मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड की, वो की गई है कि नरगिस मोहम्मदी को जो है ना क्या है आपका नवंबर में दिया जाएगा। तो नरगिस मोहम्मदी की बात करते हैं तो ये जेल में है, ठीक है, इनको क्या है, इनको जेल की सजा जो है वो सुनाई गई है। तो नरगिस मोहम्मदी की जगह जो उनके हस्बैंड है वो क्या है, अवार्ड आपका रिसीव करेंगे। तो इनको क्या है, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड जो है सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के लिए जो है वो दिया जाएगा। इसके अलावा मैंने आपका एक सेशन लिया था नोबेल प्राइज का, जिसमें मैंने आपको एक सवाल करवाया था कि इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है व्हाइट टॉर्चर, जिसका नाम क्या है, व्हाइट टॉर्चर। नरगिस मोहम्मदी की बात करते हैं तो आपकी क्या है, एक एक्टिविस्ट भी है ना, आपके कार्यकर्ता भी हैं, आपके एक पत्रकार भी हैं। आपका ईरान में अगर बात करते हैं तो ईरान में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो है आवाज उठाई है इन्होंने, जिसके लिए क्या है, इनको सजा भी सुनाई गई है। इसके अलावा नरगिस मोहम्मदी की बात करते हैं तो नोबेल प्राइज इनको मिला है। साथ ही साथ में इस साल इनको यूनेस्को है ना, यूनेस्को आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज भी जो है क्या है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज भी जो है क्या है, इनको देने की घोषणा की गई थी। सो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज जो है आपका तीनों को दिया गया है, इलाहे मोहम्मदी, नरगिस मोहम्मदी और नीलोफर मोहम्मदी, जिसमें से नरगिस मोहम्मदी आपकी एक है। तो नरगिस मोहम्मदी को और भी कई सारे आपके अवार्ड जो है वो आपके दिए गए हैं। यहां पर आपका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, नरगिस मोहम्मदी, ठीक। नरगिस मोहम्मदी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। बोला गया है कि निम्नलिखित में से कासरगोड जिला जो है वो किस राज्य में स्थित है।
कासरगोड जिला जो है वो कौन से राज्य में स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। सो कासरगोड जिला जो है अभी हाल ही में आपका क्या है, चर्चा में है ना। यहां पर बात करते हैं तो कासरगोड जिला नो आंध्र प्रदेश में नहीं है। कासरगोड जिला की अगर हम बात करते हैं तो ये है आपका केरल का, ठीक है, केरल का है आपका। और केरल का है, ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि कासरगोड जिला जो है वो भारत का पहला ऐसा जिला बना है जिसने क्या है अपने खुद के जो है ऑफिशियल ट्री, ऑफिशियल बर्ड, ऑफिशियल स्पीशीज और ऑफिशियल एनिमल जो है वो घोषित किया है। अब आपको पता होगा कि जब भी हम स्टेट्स के बारे में पढ़ते हैं तो हर स्टेट का क्या है अपना एक ऑफिशियल एनिमल होता है, एक आपका क्या है राजकीय पशु होता है, राजकीय पक्षी होता है। सो यहाँ पर एक जिले ने जो है आपका क्या है ये घोषणा की है, तो ऐसा करने वाला भारत का पहला जिला आपका कौन सा बना है, ये बना है कासरगोड, ठीक है। कासरगोड जिला आपका केरल राज्य में स्थित है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये आपका केरल है। तो केरल में जो है आपका क्या है, ये आपका कासरगोड जिला जो है वो स्थित है। ठीक, यहाँ पर बात करते हैं तो आपका 4 चीजें आपको याद रखनी है जो यहाँ पर बताई गई हैं कासरगोड जिले ने जो जो निर्धारित किया है। सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ ऑफिशियल ट्री की, है ना, जिले का आधिकारिक वृक्ष जो है उसे कौन सा वृक्ष बनाया गया है, आपका कांजीराम बनाया गया है। सो कांजीराम जो है वो ऑफिशियल ट्री बनाया गया है आपका कासरगोड जिले का, नंबर 1। नंबर 2 अगर मैं बात करती हूँ तो आपका जो जिले का पक्षी जो घोषित किया गया है वो किसे किया गया है, वो घोषित किया गया है आपका व्हाइट बेलीड सी हॉक। ये आपको दिख रहा है, ये जो बाज दिख रहा है, बाज की फोटो, तो व्हाइट बेलीड क्यों बोला गया है, क्योंकि ये जो है आपका यहाँ पर देख रहे हो व्हाइट कलर का इसका फेदर है, सफेद कलर का। सो व्हाइट बेलीड आपका सी हॉक है जिसे क्या है जिले का आपका क्या है डिस्ट्रिक्ट बर्ड घोषित किया गया है। उसके बाद बात करूं तो डिस्ट्रिक्ट स्पीशीज के तौर पर घोषित किया गया है आपका कैंटर का विशाल काला सॉफ्ट शेल कछुआ, है ना। ये जो आपको टर्टल दिख रहा होगा, कछुआ दिख रहा होगा, इसे क्या है कासरगोड का स्टेट कह रही हूं डिस्ट्रिक्ट आपका जो है स्पीशीज प्रजाति जो है वो घोषित किया गया है, ठीक है। इसको लोकली जो है भीमनामा के नाम से जाना जाता है, ठीक। इसके अलावा बात करते हैं तो जिले का जो आपका फूल है, जो फ्लावर है, उसे क्या घोषित किया गया है, वो है आपका पेरिया पोलाथली, है ना। इसे क्या है, इसे मालाबार रिवर लिली भी कहा जाता है, इसे मालाबार रिवर लिली भी जो है इसे कहा जाता है, रिवर लिली भी जो है ना इसे कहा जाता है। ये जो आपको व्हाइट कलर का फूल दिख रहा है, जो लिली दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है डिस्ट्रिक्ट फ्लावर इसे घोषित किया गया है, राइट। ये जो है IUCN के एंडेंजर्ड यानी संकटग्रस्त श्रेणी में जो है आपका इसे बताया जाता है। सो ये आपके 4 हैं कासरगोड के ऑफिशियल अलग अलग चीजें जो आपको याद रखनी है, ध्यान में रखनी है। एक तो है कांजीराम, ठीक है, जिसको आप स्ट्रिक्नोस नक्स वोमिका लिन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट स्पीशीज की बात करते हैं तो सॉफ्ट शेल टर्टल के नाम से आप याद रखेंगे या फिर भीम नाम के नाम से याद रखेंगे, और है आपका पेरिया पोलाथली। सो कासरगोड जिले की अगर हम बात करते हैं तो ये जिला आपका कौन से राज्य में स्थित है, सही जवाब क्या होगा आपका ऑप्शन बी, केरल राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। एनिमल क्या है, एनिमल है आपका अगर बात करते हैं सो आपका स्पीशीज है, सॉरी, है ना, जायंट सॉफ्ट शेल टर्टल, फ्लावर है और बर्ड है और आपका ट्री है, ठीक है, एनिमल नहीं है। 4 चीजें हैं, ट्री, बर्ड, स्पीशीज और आपका फ्लावर, ये 4 चीजें जो हैं आपकी घोषित की गई हैं, सिर्फ 4 ही चीजें बताई गई हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, अगले प्रश्न पर आते हैं। बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर दुनिया के सबसे बड़े कपड़ा आयोजन भारत टेक्स 2024 की मेजबानी करेगा। सो भारत टेक्स 2024 की मेजबानी जो है किस शहर में की जाएगी, आपसे पूछा गया है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या फिर कोलकाता। तो भारत टेक्स के बारे में आप सबने सुन लिया होगा, भारत टेक्स का आयोजन जो है वो किया जाएगा और इसकी घोषणा भी हाल ही में की गई है। इसका आयोजन अगले साल यानी साल 2024 फरवरी में जो है करवाया जाएगा और ये आपका करवाया जाएगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली में भी कहां पर करवाया जाएगा, आपका भारत मंडपम में जो है इसे करवाया जाएगा, ठीक। सो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या है, सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, दिल्ली। सो भारत टेक्स 2024 जो है ये दिल्ली में जो आपका भारत मंडपम है, जहां पर आपका क्या है G20 समिट का भी आयोजन किया गया था, है ना, वहीं पर जो है क्या है आपका, वहीं पर क्या है भारत टेक्स का भी आयोजन आपका करवाया जाएगा, है ना। तो यहां पर अगर बात करें
तो भारत टैक्स आपका संबंधित किससे है? सबसे पहले यहां पर बात करते हैं तो टैक्स से यहां पर क्या मतलब है आपका? टैक्स से यहां पर क्या मतलब है? टैक्स से यहाँ पर मतलब है टेक्सटाइल्स की बात हो रही है, यानी कि आपके कपड़ा जो है ना क्षेत्र की बात हो रही है, कपड़ा उद्योग की बात हो रही है, राइट? आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात हो रही है। यहां पर अगर हम बात करते हैं तो भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन होगा, भारत टेक्स, और कहा जा रहा है कि ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा इस तरीके का टेक्सटाइल एग्जीबिशन या कपड़ा प्रदर्शनी जो है आपकी लगाई जाएगी। कहा जा रहा है, अभी तक जो बताया गया है बहुत ही लिमिटेड डेटा इसके ऊपर है, तो ये कहा जा रहा है कि 40 देशों से जो है आपके कई सारे खरीदार जो है इस एग्जीबिशन में, जो बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, इसमें शामिल होंगे। साथ ही में कई सारे 40 अलग अलग देशों से जो है अपनी खुद की प्रदर्शनी लगाने भी इस इवेंट में लोग आपके जो है वो शामिल होंगे, है ना। यहाँ पर बात करते हैं तो दिल्ली में इसका आयोजन करवाया जाएगा और ये अब तक का सबसे बड़ा जो है आपका क्या है, टेक्सटाइल इवेंट होने वाला है, जिसे भारत में आयोजित किया जाएगा, जहां पर 40 देश जो हैं आपके भाग लेने वाले हैं। भारत के अगर टेक्सटाइल सेक्टर की अगर हम बात करते हैं, है ना, भारत का जो टेक्सटाइल सेक्टर है, एक बार हमने पहले भी पढ़ा था कि ये दूसरा ऐसा सेक्टर है जहां से सबसे ज्यादा रोजगार आता है। भारत में सबसे ज्यादा रोजगार जो है ना, भारत में सबसे ज्यादा रोजगार आपका कहां से आता है, कौन से क्षेत्र से आता है? एग्रीकल्चर से आता है, और उसके बाद आता है आपका टेक्सटाइल सेक्टर, यानी कि आपका कपड़ा उद्योग, जहां से 21% रोजगार जो है भारत को मिलता है। इसके साथ साथ टेक्सटाइल सेक्टर की अगर बात करते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट के हिसाब से 2.3% जो है हमारे जीडीपी में भी कंट्रीब्यूट करता है हमारा कपड़ा उद्योग, राइट। टेक्सटाइल सेक्टर की ही अगर मैं बात करती हूं तो पिछले साल यानी 2022 में जो है भारत तीसरा सबसे बड़ा जो है ना एक्सपोर्टर रहा था, तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक जो है आपका रहा था, किसका? टेक्सटाइल्स का, ठीक है, किसका रहा था? टेक्सटाइल्स का। और इसके साथ साथ छठा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर आपका रहा था, किसका? अपैरल का, ठीक है। एक्सपोर्टर जो है ना रहा था किसका? अपैरल का। अपैरल और टेक्सटाइल में क्या फर्क है? किसको पता है अपैरल और टेक्सटाइल में क्या फर्क है? तो टेक्सटाइल की जब हम बात करते हैं तो उसमें आता है आपका रॉ मटेरियल, है ना। जैसे फैब्रिक की अगर मैं बात करती हूँ, जिस फैब्रिक से कपड़ा बनाया जाता है आपका, जैसे कुछ भी अगर आपने अभी पहना है तो उसमें जो आपका फैब्रिक इस्तेमाल हुआ है ना, तो बेसिक जो फैब्रिक होगा वो रॉ मटेरियल है, कच्चा सामान होगा, तो वो टेक्सटाइल में आता है। जब आपकी एक पूरी टी शर्ट या एक पूरी शर्ट बन के तैयार हो जाती है, एक पूरी जीन्स बन के तैयार हो जाएगी, एक कुर्ता बन के तैयार हो जाएगा, तो वो एपरल में आएगा, ठीक है। तो एपरल और टेक्सटाइल थोड़ा सा अलग है, हाउएवर एक ही सेक्टर है पूरा ये, लेकिन टेक्सटाइल की जब हम बात करते हैं तो हम बिल्कुल रॉ मटेरियल की बात करते हैं। तो तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है टेक्सटाइल्स का, और एपरल की बात करते हैं तो 6th आपका जो है सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, राइट। सो यहां पर भारत जो है टेक्सटाइल सेक्टर में आगे जाना चाहता है, और सबसे बड़ा इवेंट जो है आपका दिल्ली में अगले साल हमें देखने को मिलेगा। फिलहाल अगर हम टेक्सटाइल सेक्टर में बात करते हैं तो सबसे बड़ा टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो आपका किसका है? वो है आपका चाइना का, और फिर आपका दूसरे स्थान पर आता है यूरोपियन यूनियन, है ना। दूसरे स्थान पर आता है आपका यूरोपियन यूनियन। सो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, दिल्ली। आगे आते हैं अगले प्रश्न पर। बोला गया है कि निम्नलिखित में से हरिमौर शक्ति भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? हरिमौर शक्ति की बात करते हैं तो ये आपका जो है ना अभी कहां पर शुरू हुआ है? अभी हाल ही में। कौन से 2 देशों के बीच का आपका अभ्यास है? किसको पता है? जल्दी से बताइए। करेक्ट आंसर क्या होगा? अनूप ने लिखा है ए। नहीं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? मलेशिया, ठीक है। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा आपका बच्चे मलेशिया। सो हरिमौर शक्ति की बात करते हैं तो हरिमौर शक्ति जो है भारत और मलेशिया के बीच का जो है ना आपका अभ्यास है। इस अभ्यास की बात करते हैं तो ये आपका जो है ना ये शुरुआत इस अभ्यास की हुई थी कब से? साल 2012 से इस अभ्यास की शुरुआत हुई है। अभी अगर मैं बात करती हूँ साल 2023 का जो एडिशन आपका हो रहा है ना, ये आपका कहां पर शुरू हुआ है? ये आपका उमरोई मेघालय में जो है शुरू हुआ है। कहां पर शुरू हुआ है? उमरोई मेघालय में जो है आपका क्या है? ये आपका शुरू हुआ है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करती हूं तो इससे पिछला यानी साल 2022 का जो आपका संस्करण हुआ था वो आपका कहां पर हुआ था? वो मलेशिया के द्वारा इसे क्या है? होस्ट किया गया था। इसके साथ साथ ये जो है दोनों देशों की आर्मीज यानी कि
सेनाओं के बीच का अभ्यास है ना, दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपका ये अभ्यास होता है। इंडिया और मलेशिया के बीच का जो है ना आपका ये अभ्यास है। इसके साथ साथ बात करते हैं तो इस साल जो आपका संस्करण हो रहा है इसमें भारत की तरफ से कौन सा जो है ना बटालियन है, तो आपका कौन सा रेजिमेंट है, द राजपूत रेजिमेंट जो है यहाँ पर भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है द राजपूत रेजिमेंट। तो हरिमा शक्ति की बात करें तो ये भारत और किस देश के बीच का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ये इंडिया और मलेशिया के बीच का जो है आपका एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है ना। इंडिया और इंडोनेशिया की अगर मैं बात करती हूं तो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच का जो आपका अभ्यास है ना, जो आर्मीज के बीच का है, क्या नाम है उसका नाम क्या है आपका गरुड़ शक्ति, है ना, उसका नाम क्या है गरुड़ शक्ति। यहीं पर मालदीव्स के बीच की बात करती हूं तो मालदीव्स के बीच जो आपका अभ्यास है उसका नाम क्या है एक्वेरिन, क्या नाम है एक्वेरिन। उसके बाद बात करें तो भारत और नेपाल के बीच का जो आपका अभ्यास है उसका नाम क्या है आपका सूर्य किरण, है ना, क्या नाम है आपका सूर्य किरण। इसके साथ साथ मलेशिया में अगर मैं बात करती हूं तो हरिमो शक्ति तो होता ही है, साथ साथ में जो एयर फोर्सेस के बीच में अभ्यास होता है यानी कि जो वायु सेनाओं के बीच में अभ्यास होता है उसका नाम क्या है उडार शक्ति भी होता है, सुना होगा उडार शक्ति, कुछ याद आया है ना, उडार शक्ति है ना। और एक और आपका नेवल अभ्यास होता है समुद्र लक्ष्मण, है ना, आपका समुद्र लक्ष्मण भी जो है ना नेवल अभ्यास है आपका जो मलेशिया के साथ होता है नेवल, है ना, आपका क्या है एक नौसैनिक अभ्यास है, क्या नाम है समुद्र लक्ष्मण। ठीक है, सो आपका करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर, सही जवाब है हरिमो शक्ति जो भी हाल ही में शुरू हुआ है, जो आपका अभी नवंबर तक चलेगा, नवंबर के शुरुआत तक चलेगा, फर्स्ट वीक तक। ठीक है, ये आपका किसके बीच, भारत और आपका मलेशिया के बीच जो है वो शुरू हुआ है। यस बच्चे, नोट्स बनाइए आप लोग लाइन बाय लाइन, जो जो पॉइंटर्स आपको बताती जाती हूँ वो आप लोग साथ साथ में लिखते चला करो। ठीक है, जैसे हरिमो शक्ति की बात हो रही है तो हरिमो शक्ति 2023 हेडिंग डालिए, ठीक, और उसमें जो है ना आप डिटेल्स जो भी मैं बोर्ड पे लिख रही हूं उसे साथ साथ में लिखते चलिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी मलेशिया। अगले प्रश्न में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन फायर करने वाला पहला देश जो है आपका बना है ना। तो इसके नोट्स अगर आपको कॉपी पे लिखने हैं तो आप लिख सकते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन, और ब्रैकेट में लिख लेंगे आपका करेक्ट आंसर क्या है जापान। तो जापान जो है वो पहला देश बना है जिसने क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन जो है आपकी क्या है फायर की है। ठीक है, तो ये एक बड़ी उपलब्धि है, बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसे देखा जा रहा है, पहली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपकी रेलगन है जो कि जापान के द्वारा, है ना, जापान का जो समुद्री बल है ना, जो जापानीज मैरीटाइम फोर्स है, जो जापानीज मैरीटाइम फोर्स है, जापानीज समुद्री बल है ना, उसके द्वारा क्या है अभी हाल ही में क्या है ये पहली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन को क्या किया गया है, टेस्ट फायर किया गया है। ठीक है, अभी सिर्फ टेस्ट फायर किया गया है, राइट। तो ये जो टेक्नोलॉजी विकसित की गई है किसके द्वारा की गई है, जापान के द्वारा की गई है। ठीक है, जापान मैरीटाइम फोर्स और साथ में है जापान का है आपका एटला। ठीक है, जापान का है आपका एक एटला, एक डिवीजन है वहां की डिफेंस का। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो डीआरडीओ है हमारा, जो डिफेंस का ही एक डिवीजन है हमारे डिफेंस का है। ठीक वैसे ही एटला जो है जापानीज डिफेंस का क्या है एक डिवीजन है। सो एटला और जापानीज मैरीटाइम फोर्स ने क्या है अभी हाल ही में से टेस्ट फायर किया है, अभी सिर्फ इसका परीक्षण किया है एक तरीके से अगर मैं बात करूं। ठीक है, तो ये जो आपको फोटो में दिख रहा है ना, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है आपका एक रेल गन है। इस रेलगन की अगर बात करते हैं तो इसी से टेस्ट फायर किया गया है। यहां से अगर बात करते हैं तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन होती है, ठीक है, इसकी जो स्पीड होती है वो होती है मैक 7, यानी कि साउंड की स्पीड से 7 गुना ज्यादा, है ना, इतनी ज्यादा स्पीड होती है आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन की। अभी जापान ने जो टेस्ट फायर आपका ये रेलगन किया है इसकी एक वीडियो भी जारी की गई है, आप लोग चाहें तो क्लास के बाद सिंपल से गूगल करके या यूट्यूब पे जो है ये वीडियो एक बार देख सकते हैं, है ना, इसकी वीडियो भी जारी की गई है जापान के द्वारा। तो जापान ने जो इसको टेस्ट फायर अभी हाल ही में किया है, एक सेकेंड, है ना,
इसकी अगर बात करते हैं तो जापान ने जो टेस्ट फायर किया है इसकी स्पीड कितनी रही है, इसकी स्पीड रही है मैक 6.5। मैक 6.5 जो है ना इसकी स्पीड रही है जिसे अभी टेस्ट फायर किया गया है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन जो है इसे क्या है, एक ऑफशोर प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया गया है। इसे क्या है, एक ऑफशोर प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया गया है। अक्सर क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन जो होती है उसे क्या है, एक समुद्री जहाज पर रखा जाता है, वहां से इसे टेस्ट फायर किया जाता है, वहां से फायर किया जाता है। लेकिन जापान ने जो भी हाल ही में इसे फायर किया है, टेस्टिंग इसकी की है, वो की है एक ऑफशोर प्लेटफॉर्म से। एक ऑफशोर प्लेटफॉर्म क्या होता है, शायद आपने देखा होगा कहीं ना कहीं किसी न किसी फोटो में, समुद्र के बीच जो है ना आपका एक प्लेटफॉर्म की तरह बनाया गया होता है। ठीक है, वहां पर रहने की भी जगह बनाई गई होती है, खाने पीने की जगह भी होती है। वहां पर क्या है, ऑयल ड्रिलिंग की जाती है समुद्र से, वहां पर अलग अलग तरह की ड्रिलिंग मशीन्स भी रखी जाती हैं। तो एक ऐसा ऑफशोर प्लेटफॉर्म है आपका जहां से क्या है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन को फायर किया गया है। ठीक है, टेस्ट फायर किया गया है जापान के द्वारा। अब ये जो तकनीक है, जापान चाहता है कि जापान इसे समुद्र में भी और जमीन पर, दोनों पर जो है क्या है, इसका उपयोग करना चाहता है। बहुत ज्यादा जानकारी जो है जापान के द्वारा इसके ऊपर नहीं दी गई है ना, कि क्या क्या इसकी और डिटेल्स क्या है, लेकिन सिर्फ इतना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन जो तकनीक है, जो ये आपकी न्यू टेक्निक है, इसे क्या है, विकसित किया गया है जापान के द्वारा और अभी हाल ही में इसे टेस्ट फायर किया गया है। इंडिया की अगर बात करते हैं तो इंडिया भी एक ऐसी ही टेक्नोलॉजी जो है उसे क्या है, विकसित करने की कोशिश कर रहा है। भारत में डीआरडीओ जो है इसे बना रहा है, लेकिन अभी उसमें वक्त लगेगा। यहां पर अगर बात करते हैं तो दुनिया की पहली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन को अभी हाल ही में टेस्ट फायर किया गया है। किसके द्वारा, कौन से देश के द्वारा, आपका जापान के द्वारा। तो ऑप्शन सी जापान बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं अगले सवाल पर। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। सिंपल सा सवाल है कि यूनाइटेड नेशंस डे जो है आपका कब मनाया जाता है, सिंपल सा सवाल है ना। सो यूनाइटेड नेशंस डे आपका कब मनाया जाता है, करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए फटाफट से, क्या करेक्ट आंसर होगा। ये शिक्षित ऑप्शन 24 अक्टूबर बिल्कुल सही जवाब होगा, है ना। 24 अक्टूबर को जो है आपका क्या है, यूनाइटेड नेशंस डे, संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है वो मनाया जाता है, राइट। बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशन जो संयुक्त राष्ट्र है उसकी स्थापना कब हुई है, उसकी स्थापना जो है आपकी 24 अक्टूबर 1945 को ही हुई है ना। तो क्या है, याद किया जाता है कि संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना हुई है उसको याद किया जाता है। सबको पता है यूएन के सेक्रेटरी जनरल वर्तमान में कौन है, जल्दी से मुझे बता दीजिए, फटाफट से मुझे बताएंगे, है ना, कि आपके वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल जो है, जो महासचिव हैं आपके यूएन के, उनका नाम क्या है और करेक्ट नेम आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है, सेक्रेटरी जनरल जो है आपके वो कौन है, जल्दी से मुझे इस बात का आंसर करेंगे सभी बच्चे, है ना। सेक्रेटरी जनरल आपके कौन है, जल्दी से बताइए। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस हर साल मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, है ना। साथ साथ में जो है ना यूएन चार्टर की एनिवर्सरी भी मार्क की जाती है। यूएन चार्टर जो आपका लागू किया गया था 1945 में, जिसकी वजह से ही क्या है, आपका संयुक्त राष्ट्र जो है क्या है, स्थापित हुआ है। यस, सबको पता है कि वर्तमान में जो आपके सेक्रेटरी जनरल हैं आपके यूएन के, उनका नाम क्या है, उनका नाम है एंटोनियो ग्यूटीज। उनका नाम क्या है, उनका नाम है एंटोनियो ग्यूटीज, है ना। आपके क्या है, आपके सेक्रेटरी जनरल हैं। बात करती हूं तो इसके मुख्यालय आपके कहां पर है, यूनाइटेड नेशंस के आपके मुख्यालय जो है वो कहां पर है, न्यूयॉर्क यूएस में है ना। कहां पर है, न्यूयॉर्क यूएस में जो है ना आपके क्या है, मुख्यालय है संयुक्त राष्ट्र के। वर्तमान में अगर बात करते हैं तो 193 जो है ना इसमें आपके सदस्य आते हैं। सो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है अभी रिसेंटली आपका मनाया गया है। और इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि इसकी आपकी जो थीम है वो क्या रही है, जो विषय है वो क्या रहा है, द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। ऑफ क्लाइमेट एक्शन। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, सही जवाब होगा 24 अक्टूबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगले सवाल में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से अशोक वासवानी को किस बैंक का नया एमडी और सीईओ जो है वो नियुक्त किया गया है। तो अशोक वासवानी को अभी हाल ही में इसमें से कौन से बैंक का एमडी और सीईओ बनाया गया है? एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कोटक महिंद्रा बैंक। किस बैंक का जो है बनाया गया है? यस, वेरी गुड गणेश। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सही जवाब होगा आपका कोटक महिंद्रा बैंक, है ना। सही जवाब क्या होगा आपका? कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करते हैं तो कोटक महिंद्रा बैंक जो है आपका वो कौन से वर्ष में स्थापित हुआ है? वो आपका स्थापित हुआ है 1985 में, है ना। 1985 में आपका स्थापित हुआ है। इसके आपके मुख्यालय जो है वो कहां पर है? वो है आपके मुंबई में। सो अभी हाल ही में अशोक वासवानी को जो है क्या है 3 साल के लिए, 3 इयर्स के लिए जो है 3 साल के लिए क्या है आपका चुना गया है। इनको एमडी और सीईओ बनाया गया है, राइट। और इनको जो है कोटक महिंद्रा बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है, ठीक है। एक्सिस बैंक की बात करते हैं तो एक्सिस बैंक के आपके सीईओ जो है वो कौन है? वो है आपके अमिताभ चौधरी। सबको पता होगा, ये तो कॉमन बैंक्स के आपके सीईओ हैं, है ना। इसके अलावा बात करते हैं तो एचडीएफसी बैंक के जो आपके सीईओ हैं वो कौन है? शशिधर जगदीशन है। कौन है? शशिधर जगदीशन है ना। इसके अलावा बात करते हैं तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के आपके जो सीईओ हैं वो कौन है? उनका नाम है एएस राजीव। और अभी हाल ही में आपके जो है अशोक वासवानी जो है कौन से बैंक के? कोटक महिंद्रा बैंक के आपके बने हैं, क्या बने हैं? एमडी और सीईओ बने हैं। आरबीआई के द्वारा भी हाल ही में इसको इनके अपॉइंटमेंट को जो है मंजूरी दी गई है। सो ऑप्शन डी कोटक महिंद्रा बैंक आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक। ऐसे ही बात कर लेते हैं नियुक्ति की। तो एक और नियुक्ति हुई है हाल ही में आईआरसीटीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है? महेंद्र प्रताप माल, संजय कुमार जैन, जया वर्मा या फिर अनिल कुमार लाहौटी। इसमें से किसे जो है आईआरसीटीसी का जो है ना सीएमडी बनाया गया है? आईआरसीटीसी की फुल फॉर्म क्या है? जल्दी से बता देंगे। आईआरसीटीसी की फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है ना। तो अभी हाल ही में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के तौर पर जो है किसे नियुक्त किया गया है? महेंद्र प्रताप पाल, संजय कुमार जैन। यस, संजय कुमार जैन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। संजय कुमार जैन को जो है नियुक्त किया गया है आपका आईआरसीटीसी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर, सीएमडी के तौर पर, है ना। तो ये जो पोजीशन थी 1 साल से खाली थी। यहाँ पर बात करते हैं तो आपका आईआरसीटीसी के नए सीएमडी जो हैं वो कौन बनाए गए हैं? वो बनाए गए हैं आपके संजय कुमार जैन, है ना। आईआरसीटीसी की फुल फॉर्म क्या है? यस, आईआरसीटीसी की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। इंडियन रेलवेज केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, है ना। आईआरसीटीसी की बात करते हैं तो रेलवेज का ही जो है ना आपका क्या है? रेलवेज की जो भी टिकटिंग है ना, जो भी आपके खाने पीने की सुविधा है, टिकट की सुविधा है और जो आपके आने जाने की सुविधा है, वो सारा आपको कौन संभालता है? आईआरसीटीसी संभालता है, इंडियन रेलवेज का। सो आईआरसीटीसी जो है आपका क्या है? अभी हाल ही में इसके बने हैं कौन? आपके सीएमडी संजय कुमार जैन बने हैं। आईआरसीटीसी की अगर बात करते हैं तो इसके आपके मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और ये आपका स्थापित कब हुआ है? 1999 में, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं तो जया वर्मा, सबको पता है जो रीसेंट न्यूज थी कि आपकी जो है रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष जो है वो बनी है ना। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष जो है कि पहली महिला अध्यक्ष आपकी बनी है जया वर्मा, है ना। तो संजय कुमार जैन बने हैं, इन्होंने किसकी जगह ली है? महेंद्र प्रताप माल की जगह ली है। ऑप्शन बी संजय कुमार जैन बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हर साल विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पोलियो डे जो है आपका कब मनाया जाता है हर साल, ये पूछा गया है। सो हर साल वर्ल्ड पोलियो डे आपका कब आता है? जल्दी से आंसर कीजिए। पोलियो सबको पता है
है ना। पोलियो की बात करते हैं तो भारत जो है पोलियो से आजाद हो गया था साल 2011 में। आखिरी केस जो आया था भारत में पोलियो का वो साल 2011 में आया था, जिसके बाद WHO विश्व आपका जो स्वास्थ्य संगठन है उसके द्वारा क्या है आपका कौन से आपका साल 2014 में जो है भारत को पोलियो फ्री जो है वो घोषित किया गया, है ना। इसलिए कहा जाता है कि ज्यादातर देखा जाए तो पोलियो जो है आपका क्या है बच्चों में देखने को मिलता है ना। इसलिए 5 साल से पहले जो भी जरूरी वैक्सीन हैं वो लगवाने के लिए कहा जाता है कि बच्चों को जो है वक्त से पहले जो है ना सारी इंपॉर्टेंट जो भी वैक्सीन जो भी टीके हैं वो टाइम से लगवा दिए जाए। तो यहाँ पर वर्ल्ड पोलियो डे जो है आपका कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? 24 अक्टूबर, है ना। करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चे? सही जवाब होगा 24 अक्टूबर को वर्ल्ड पोलियो डे आपका जो है ना वो मनाया जाता है, राइट। बात करते हैं तो भारत में इंडिया जो है आपका पोलियो फ्री कब बना है? पोलियो फ्री कंट्री कब बना है? साल 2014 में बना है, ठीक है। अब बोला जाए कि लास्ट केस जो है पोलियो का भारत में वो कब आया है, तो वो आपका लास्ट केस ऑफ पोलियो तो वो आपका कौन से वर्ष में आया है? साल 2011 में आया है। वर्ल्ड पोलियो डे आपका कब आता है? हर साल 24 अक्टूबर को जो है आपका मनाया जाता है। और इसी के साथ साथ जो है आपका जॉनस साल्क थे, ठीक है। जॉनस साल्क की जो है ना जन्म तिथि भी आपकी मनाई जाती है। जॉनस साल्क की बर्थ एनिवर्सरी भी आपकी क्या है? 24 अक्टूबर को मनाई जाती है। जॉनस साल्क की बात करते हैं तो ये आपके जॉनस साल्क जो थे उन्होंने इस टीम को लीड किया था जिन्होंने दुनिया की पहली वैक्सीन जो है पोलियो की वो बनाई थी। तो जॉनस साल्क को भी याद किया जाता है, ठीक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन ए 24 अक्टूबर, हर साल 24 अक्टूबर को क्या है आपका वर्ल्ड पोलियो डे मनाया जाता है। इस साल की आपकी थीम क्या रही है? अ हेल्दियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रन। इस साल का आपका विषय क्या रहा है? अ हेल्दियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रन, है ना। माताओं और बच्चों के लिए एक स्वस्थ भविष्य। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? 24 अक्टूबर। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? बोला गया है कि कौन सा राज्य राष्ट्रीय खेलों के आपके 37वें संस्करण का मेजबान है। तो आपके जो है ना आपके 37th नेशनल गेम्स जो है वो आपके शुरू हो चुके हैं, राइट। तो 37th आपके जो नेशनल गेम्स हैं यहाँ पर बात करते हैं तो ये कहां पर आपके शुरू हुए हैं? इस साल का जो मेजबान राज्य है वो कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? यस बच्चे, करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी गोवा, ठीक है। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा आपका गोवा। तो 37th एडिशन जो है वो कौन होस्ट कर रहा है? गोवा पहली बार जो है नेशनल गेम्स की मेजबानी गोवा जो है वो कर रहा है, राइट। गोवा बहुत लंबे टाइम से होस्ट करना चाहता था लेकिन किसी न किसी वजह से गोवा को नहीं मिल पाती थी। पहली बार जो है गोवा इसे होस्ट करने जा रहा है। गेम्स आपके शुरू हो चुके हैं, ठीक है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है क्या है इसका इनॉग्रेशन आपका किया जाएगा, उद्घाटन जो है ऑफिशियल आधिकारिक तौर पर किया जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं तो सबसे पहले इन जो 37th आपका नेशनल गेम्स हो रहा है ये कौन सा है? आपका 37th एडिशन है। इसका जो मैस्कॉट है, जो शुभंकर है, उसका नाम मुझे कौन बताएगा? क्या नाम है इसके शुभंकर का? जो मैस्कॉट रखा गया है इन खेलों के लिए उसका नाम क्या है? वेरी गुड विकास, यस। क्या नाम है? मोगा नाम है। क्या नाम है? मोगा नाम है इसके मैस्कॉट का, राइट। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो जो इससे पिछला संस्करण हुआ था 36th एडिशन जो हुआ था वो कहां पर हुआ था? वो आपका गुजरात में हुआ था, है ना। गुजरात में जो है ना ये पिछले ही साल हुआ है, साल 2022 में। यहाँ पर बात करते हैं सबसे ज्यादा मेडल्स आपके जीते गए थे सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के द्वारा, इसके अलावा बात करते हैं तो यहाँ पर दूसरे स्थान पर आया था महाराष्ट्र, है ना। यहाँ पर सबसे ज्यादा मेडल्स जो है स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के द्वारा आपके जीते गए थे पिछले संस्करण में। इसके अलावा बात करते हैं तो ये खेल जो है आपके जो राष्ट्रीय खेलों के नाम से जो जाना जाता है ये आपकी इसकी शुरुआत हुई थी 1924 में,
1924 में ये खेल आपके शुरू हुए थे लाहौर में, जब भारत अनडिवाइडेड था, जब पार्टीशन नहीं हुआ था, तो तब जो है लाहौर में इन खेलों की शुरुआत की गई थी। जब इनकी शुरुआत की गई थी तब इनको इंडियन ओलंपिक गेम्स के तौर पर जाना जाता था, है ना। लेकिन फिर क्या है, 1938 में जो है इनका नाम बदला गया, ठीक है, इनको इंडियन ओलंपिक गेम्स के नाम से जाना जाता था। इंडियन ओलंपिक गेम्स के नाम से जो है क्या है, जाना जाता था अर्लियर, मतलब पहले, ठीक है, अंटिल 1938 तक जो है इनको इंडियन ओलंपिक गेम्स के तौर पर जाना जाता था। अब इनको नेशनल गेम्स कहा जाता है, जिसका 37वां संस्करण जो है आपका गोवा में शुरू हो चुका है आज से, राइट। सो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, गोवा। इसके साथ साथ ये जो खेल है आपके, इनकी मेजबानी कौन करता है, सॉरी, इनको ऑर्गेनाइज जो है वो कौन सा निकाय करता है आपका, निकाय कौन सा है, तो IOA, आपका इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, है ना। जैसे अंतरराष्ट्रीय जो आपके ओलंपिक्स हैं उनकी अगर बात करते हैं तो वो आपके किसके द्वारा, ओलंपिक कमेटी के द्वारा, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के द्वारा। और ये जो नेशनल गेम्स होते हैं हमारे, ये क्या है, भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा इसका आयोजन जो है वो किया जाता है। वर्तमान में IOA की आपकी प्रेसिडेंट कौन है, फटाफट से बता दीजिए। और IOA की स्थापना कौन से वर्ष में हुई है, ये भी बता दीजिए, कौन से वर्ष में हुई है स्थापना। यस, PT उषा आपकी क्या है, प्रेसिडेंट है, पहली विमेन प्रेसिडेंट है, पहली महिला प्रेसिडेंट है, राइट। और कब स्थापना हुई है, कौन से IOC नहीं, IOA के बारे में पूछ रही हूं मैं। यस, स्थापना कब हुई है, 1927 में हुई है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन बी, गोवा। तो इस साल जो है ना आपके ये खेल जो है वो कहां पर हो रहे हैं, गोवा में हो रहे हैं, और मैस्कॉट का नाम क्या है, मोगा। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ऑप्शन बी, गोवा बिल्कुल सही जवाब है। आगे आते हैं, विश्व विकास सूचना दिवस जो है वो हर साल कब मनाया जाता है, 21, 22, 23 या फिर 25 अक्टूबर। तो हर साल जो है आपका वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे कब मनाया जाता है, ये सवाल में पूछा गया है। करेक्ट आंसर क्या होगा, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे आपका मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। ये दिन भी आपका 24 अक्टूबर को आता है। बहुत सारे डेज हैं आपके 24 अक्टूबर को, तो ध्यान रख लेंगे कौन सा डे है, ठीक। 24 अक्टूबर को जो है आपका विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है हर साल, है ना। इस दिन को जो है स्थापित किया गया था UNGA के द्वारा। कब स्थापित किया गया था, 1972 में जो है इस दिन को स्थापित किया गया था, 1972 में बाय UNGA, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, है ना। तो इस दिन का उद्देश्य बेसिकली यही है कि हर देश जो है ना विकसित करने के लिए, हर देश को जो भी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जो भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उससे कैसे जो है ना उसको ठीक किया जा सके। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ तो हर देश के पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, वहां का बुनियादी ढांचा कैसा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, गरीबी की प्रॉब्लम होगी, बेरोजगारी की प्रॉब्लम होगी। तो इन सारी प्रॉब्लम से कैसे निपटा जा सकता है, उससे संबंधित आपका ये दिवस है, ताकि विकास जो है दुनिया भर में हो सके। सो वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे जो है आपका क्या है, 24 अक्टूबर को हर साल आपका मनाया जाता है। इसकी स्थापना जो है 1972 में की गई है। थीम जो है इसकी अभी तक सामने नहीं आई है। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से हाल ही में आबू धाबी मास्टर्स 2023 में महिला एकल का खिताब जो है वो किसने जीता है। सो आपका आबू धाबी मास्टर्स का जो फिनाले हुआ है, जो फाइनल मैच हुआ है, उसमें विमेन सिंगल्स का टाइटल जो है इसमें से किसके द्वारा जीता गया है, उन्नति हुडा, सानिया इमाद फारूकी, PV सिंधु या फिर कैरोलिना मैरिन। यहां पर बात करते हैं तो ये किसके द्वारा जीता गया है। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन ए, उन्नति हुडा। ठीक है, सही जवाब क्या होगा, यस, सही जवाब होगा आपका उन्नति हुडा। उन्नति हुडा के द्वारा जो है क्या है आपका आबू धाबी मास्टर्स 2023 का ये जो टाइटल है ये जीता गया है। ठीक है, इसका आयोजन जो है आपका किसके द्वारा, BWF, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा जो है आपका किया गया है। सो उन्नति हुडा की बात करते हैं तो ये इनका सेकंड जो है ना BWF टाइटल है। ठीक है, इनका ये दूसरा BWF टाइटल है जो कि इन्होंने अभी जीता है, अभी हाल ही में आबू धाबी मास्टर्स 2000 हुई है। किससे संबंधित है ना, किससे संबंधित है आपका ये, आपका बैडमिंटन से संबंधित ऑब्वियसली।
तो उन्नति हुडा ने जो है अभी फाइनल मैच में किसको हराया है, सामिया इमाद फारूकी को हराया है, राइट। और इन्होंने जो है आपका क्या है ये टाइटल है ना, महिला एकल श्रेणी में जो है इन्होंने आबू धाबी मास्टर्स का ये टाइटल जो है जीता है। इसके अलावा उन्नति हुडा की बात करते हैं तो उनके पास एक और रिकॉर्ड है, ये सबसे यंगेस्ट इंडियन है, सबसे यंगेस्ट, सबसे कम उम्र की भारतीय हैं जिन्होंने क्या है कोई भी BWF टाइटल जो है अपने नाम किया हो, जिन्होंने क्या है BWF टाइटल जो है अपने नाम किया हो, यानी कि BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा करवाई गई किसी चैंपियनशिप को जीता हो, ऐसा करने वाली वो क्या है सबसे कम उम्र की आपकी क्या है जो है ना इंडियन है। BWF के हेडक्वार्टर्स कहां पर बताए थे शुभम यादव, यस कल्याण बिल्कुल ठीक लिखा है। BWF के आपके मुख्यालय कहां पर है, आपके कुआलालंपुर मलेशिया में है, ठीक है। तो यहां पर सही जवाब क्या होगा आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए उन्नति हुडा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले सवाल में क्या पूछा गया है कि किस केंद्रीय मंत्री ने गुजरात में देश के पहले नैनो DAP प्लांट का उद्घाटन किया है। तो देश का पहला नैनो DAP प्लांट का उद्घाटन हो चुका है, कहां पर हुआ है, गुजरात में हुआ है, गुजरात के कलोल में हुआ है, ठीक। उसके बाद अगर बात करते हैं तो यहां पर पूछा गया है कि किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, राजनाथ सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर, अमित शाह या फिर भूपेंद्र यादव। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, अमित शाह। अमित शाह के द्वारा जो है ये भारत का पहला नैनो DAP प्लांट जो है वो कहां पर इसका उद्घाटन किया गया है, गुजरात में, गुजरात कलोल गुजरात में किया गया है, ठीक। और ये किसके द्वारा किया गया है, अमित शाह के द्वारा किया गया है, सिंपल। अब यहाँ पर बात करते हैं तो ये नैनो DAP क्या है एक बार ये जान लेते हैं। सो नैनो DAP जो है आपका DAP क्या है, पहली बात तो आपका डाई अमोनियम फॉस्फेट, डाई अमोनियम फॉस्फेट है आपका। यहां पर अगर बात करते हैं तो नैनो DAP जो ये प्लांट आपका स्थापित किया गया है, इसमें नैनो DAP बनाया जाएगा, ये बनाया जाएगा आपका लिक्विड फॉर्म में, ये आपका क्या है लिक्विड फॉर्म में जो है आपका ये DAP तैयार किया जाएगा। अब आपको पता है कि ये जो DAP है ये किसके द्वारा तैयार किया गया है, ये इफ्को के द्वारा इसे विकसित किया गया है। इसे अभी इसी साल 2023 में ही लॉन्च किया गया था। लॉन्च भी किसके द्वारा किया गया था, अमित शाह के द्वारा ही किया गया था। और ये किसने बनाया है, इफ्को ने ही इसको तैयार किया है। ये आपका लिक्विड फॉर्म में आपको मिलता है, ठीक। एक ऐसा ही इफ्को ने, आप सबको पता है कि नैनो लिक्विड यूरिया भी जो है ना आपका क्या है विकसित ऑलरेडी किया हुआ है ना, जो क्या है आपका लिक्विड फॉर्म में होता है। तो दोनों ही क्या है आपके फर्टिलाइजर्स हैं, उर्वरक हैं, ठीक। इफ्को की अगर बात करते हैं तो इफ्को जो है आपका, इफ्को के आपके CEO वर्तमान में कौन है, आपके उदय शंकर अवस्थी हैं, उदय शंकर अवस्थी आपके वर्तमान में जो है ना इफ्को के CEO हैं, उदय शंकर अवस्थी, ठीक। तो इफ्को के द्वारा आपका क्या है ये नैनो DAP तैयार किया गया है, राइट। इसकी अगर बात करते हैं तो ये क्या है, ये भी सेम काम करेगा जो नैनो यूरिया का काम है, ठीक। ऐसे ही नैनो DAP का भी काम है कि प्लांट्स की जो है ना उनको, उनकी जो ओवरऑल ग्रोथ है उसे क्या है एनहांस करेगा, उसे ओवरऑल और बढ़ाएगा, है ना। तो ये जो आपका DAP है इसमें आपको नाइट्रोजन और फोस्फोरस दोनों मिलेंगे, इसमें जो है नाइट्रोजन और फोस्फोरस, इसमें दोनों जो है ना इस DAP में आपके DAP में मौजूद रहेंगे। तो ये नाइट्रोजन और फोस्फोरस जो है ये एक प्लांट की डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं आपके। सो नाइट्रोजन और फोस्फोरस आपके इस नैनो DAP में देखने को मिलेंगे और इसका एक प्लांट जो है ना वो सेटअप किया गया है, जिसके तहत क्या है आपका ये लिक्विड फॉर्म में आपका इसे तैयार किया जाएगा। ये प्लांट आपका कहां पर है, गुजरात में है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन सी, अमित शाह के द्वारा अभी हाल ही में इसे लॉन्च किया गया है, ठीक। और इसके साथ साथ नैनो लिक्विड यूरिया की बात करते हैं तो इसे साल 2021 में जो है ना इसे लाया गया था, जिसके बाद अब तक कई प्लांट्स जो है नैनो लिक्विड यूरिया के भी आपके क्या है बनाए जा चुके हैं, ठीक है। सो आपका ऑप्शन सी अमित शाह बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
अगले सवाल में क्या बोला गया है कि राफेल ग्रासी जो हाल ही में खबरों में थे, निम्नलिखित में से किसके निदेशक हैं? IAEA, यूनिडो, विपो या फिर ओपेक के? सो यहाँ पर बात करते हैं, सारे ही आपके अंतरराष्ट्रीय संगठन है, इसमें से किसके जो है ना डायरेक्टर जनरल है, महानिदेशक हैं, ये आपसे पूछा गया है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, सही जवाब क्या होगा? राफेल ग्रोसी की बात करते हैं तो ये आपकी किसके डायरेक्टर हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? सही जवाब होगा IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन है ना, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो है आपकी, है ना, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है आपकी, है ना। यहां पर बात करने हैं तो इसके जो है ना आपके क्या है, महानिदेशक हैं कौन? राफेल ग्रोसी। ये अभी चर्चा में किस लिए है? क्योंकि ये अभी भारत जो है ना ऑफिशियल विजिट पर आए हुए हैं। राफेल ग्रोसी की अगर हम बात करते हैं तो ये अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि ये भारत में आए हुए हैं, ऑफिशियल विजिट पर हैं, ठीक है। सो आपका राफेल ग्रोसी की बात करते हैं तो IAEA के आपके निदेशक हैं। IAEA की अगर हम बात करते हैं तो 1957 में जो है क्या है, इसकी स्थापना हुई है। इसके जो आपके मुख्यालय हैं IAEA के, ये कहां पर हैं? आपके वायना ऑस्ट्रिया में है। कहां पर है? वायना ऑस्ट्रिया में जो है ना इसके आपके मुख्यालय हैं। भारत जो है इसका फाउंडिंग मेंबर रहा है। भारत भी इसमें कब शामिल हुआ है आपका? इंडिया भी आपका कब? 1959 में ही, 57 में ही जो है ना क्या है आपका शामिल हुआ है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो आपके DG हैं वो क्या है, अभी भारत विजिट पर हैं, जिनका नाम क्या है? राफेल ग्रोसी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। बोला गया है कि निम्नलिखित में से बिशन सिंह बेदी का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो बिशन सिंह बेदी का निधन अभी हाल ही में हुआ है। बोला जाए तो यहाँ पर पूछा गया है कि ये आपके जो है ना कौन थे? पॉलिटिशियन थे, क्रिकेटर थे, डांसर थे या फिर जर्नलिस्ट थे? तो सिंपल सा सवाल है, क्या थे आपके? क्रिकेटर थे। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, है ना। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी, क्रिकेटर थे बिशन सिंह बेदी, जिनका अभी रिसेंटली जो है 77 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। इनकी बात करते हैं तो ये क्या है, इंडियन क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन भी आपके रह चुके हैं। यस, आपके स्पिनर थे, लेफ्ट आर्म स्पिनर थे आपके, और कैप्टन भी जो है ना आपके इंडियन क्रिकेट टीम के रह चुके हैं। फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, है ना। 1976 में जो है ना ये क्या है, कैप्टन बने थे। इसके अलावा बात करते हैं तो बहुत ही आपके जो है ना जाने माने आपके क्रिकेटर थे, ठीक। इसके साथ साथ इनको जो है पद्मश्री जो है ना वो भी दिया जा चुका है। पद्मश्री पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। भारत का जो आपका चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, इससे भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा इनको CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया जा चुका है। इसके अलावा इनको CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी जो है ना वो क्या है, इनको दिया जा चुका है। इससे भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। ये अभी हाल ही में साल 2004 में इनको ये पुरस्कार जो है वो दिया गया था, ठीक। ये आपके जो है ना क्रिकेटर थे, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। आपके इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं, क्रिकेटर थे, लेफ्ट आर्म आपके स्पिनर थे। तो बिशन सिंह बेदी का अभी हाल ही में निधन हुआ है। ऑप्शन बी, क्रिकेटर आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोला गया है कि निम्नलिखित में से अस्पताल सेवाओं सशस्त्र बल के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी जो है वो कौन बनी है? फर्स्ट लेडी ऑफिसर टू टेक चार्ज एज DG ऑफ हॉस्पिटल सर्विसेज ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। यहां पर अगर हम बात करते हैं तो शिवा चौहान, साधना सक्सेना नैयर या फिर भावना कंठ या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसमें से कौन बनी है जिन्होंने आपका हॉस्पिटल सर्विसेज जो है ना आर्म्ड फोर्सेस की, उसके महानिदेशक के तौर पर कार्यभार संभाला है? सो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? साधना। यस, सही जवाब क्या होगा? साधना सक्सेना नैयर। करेक्ट आंसर क्या होगा? साधना सक्सेना नैयर जो है आपकी क्या है,
पहली लेडी ऑफिसर बनी है जिन्होंने क्या है आपका आर्म फोर्सेस की हॉस्पिटल सर्विसेज के महानिदेशक के तौर पर कार्यभार संभाला है। ठीक है, इसी के साथ साथ इनको एयर मार्शल के पद पर भी क्या है पोस्ट प्रमोशन जो है वो दिया गया है, प्रमोट किया गया है। एयर मार्शल के पद तक पहुंचने वाली जो है ना ये ऐसी दूसरी महिला ऑफिसर है। ठीक है, एयर मार्शल के पद तक पहुंचने वाली ये ऐसी सेकेंड विमेन ऑफिसर है। इनकी बात करते हैं तो इंडियन एयरफोर्स को इन्होंने ज्वाइन किया था, भारतीय वायुसेना को इन्होंने ज्वाइन किया था 1985 में जो है ना ये क्या है आपके भारतीय वायुसेना में शामिल हुई थी, है ना। उसके बाद क्या है अब जाके इनको एयर मार्शल के पद तक प्रमोट किया गया है और ऐसा करने वाली जो है ना ये दूसरी महिला ऑफिसर आपकी बनी है। इनसे पहले जो है आपकी फर्स्ट वुमेन ऑफिसर जो ऐसा कर चुकी है उनका नाम क्या है, उनका नाम है पद्मा बंदोपाध्याय, है ना। पद्मा बंदोपाध्याय जो है ना इनसे पहले हैं, पहली महिला ऑफिसर थी जिनको क्या है जो कि एयर मार्शल के पोस्ट तक पहुंची थी। ठीक, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, साधना सक्सेना नैयर। अभी हाल ही में अस्पताल सेवाओं के महानिदेशक के तौर पर इन्होंने कार्यभार संभाला है। इन्होंने फोर्स की है आपकी साधना सक्सेना नैयर। ठीक, इसके अलावा ऑप्शंस की अगर मैं बात करती हूँ तो शिवा चौहान के बारे में भी आपने सुना होगा। शिवा चौहान जो है आपकी पहली महिला ऑफिसर है, पहली महिला ऑफिसर है आपकी जिन्हें क्या है सियाचिन ग्लेशियर में पोस्ट किया गया है ना। सियाचिन ग्लेशियर पर पोस्ट होने वाली पहली महिला ऑफिसर जो दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड है। ठीक है, तो शिवा चौहान थी। भावना कंठ की बात करते हैं तो भावना कंठ भी जो है ना आपकी पहली एयरफोर्स की है, पहली महिला ऑफिसर है ये भी, है ना, जिन्होंने क्या है रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस में गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो है ना ये आपकी क्या है इन्होंने लीड किया था, है ना। सो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी साधना सक्सेना नैयर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऐसा करने वाली जो है ये आपकी पहली क्या है साधना सक्सेना पहली महानिदेशक बनी है पहली, और दूसरी आपकी एयर मार्शल बनी है इंडियन एयरफोर्स की। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हर साल आईटीबीपी स्थापना दिवस जो है आपका वो कब मनाया जाता है। यहां पर अगर बात करते हैं आईटीबीपी रेजिंग डे, आपसे पिछले जो है ना होमवर्क में मैंने पूछा था दोनों क्लासेस में। सो आईटीबीपी रेजिंग डे सबको पता है कब मनाया जाता है। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ भी आपका 24 अक्टूबर, है ना। तो 24 अक्टूबर के इतने सारे आपके इंपॉर्टेंट डेज हैं, एक बार आप 24 अक्टूबर लिखेंगे नोट्स में और इंपॉर्टेंट डेज उसके नीचे मेंशन कर लेंगे। सो आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, है ना, क्या है आपका इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। तो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है 1962 में हुई थी, है ना। 1962 में स्थापित किया गया था। जब 1962 में आपका इंडो चाइना वॉर हुआ था तो उसके बाद फिर से जो क्या है आपका फिर से सिक्योरिटी को रीऑर्गेनाइज किया गया था और आपका क्या है आईटीबीपी की स्थापना की गई थी ताकि इंडो तिब्बत बॉर्डर जो है आपका वहां पर उसकी सुरक्षा की जा सके, राइट। सो आईटीबीपी की स्थापना 1962 में हुई थी। इसके डीजी कौन है वर्तमान में, जल्दी से बताइए। इसके डीजी आपके वर्तमान में कौन है, जल्दी से बताइए। इस साल की अगर मैं बात करती हूं तो हमने 62nd आईटीबीपी रेजिंग डे जो है बच्चे वो इस साल हमने मनाया है। यह स्थापना दिवस जो है 62nd आईटीबीपी रेजिंग डे हमने मनाया है। कौन है, यस बिल्कुल सही, अनीश दयाल सिंह है। यस, कौन है आपके अनीश दयाल सिंह है। अनीश दयाल सिंह वर्तमान में क्या है महानिदेशक हैं आपके आईटीबीपी के। सो आईटीबीपी रेजिंग डे जो है वो हर साल आपका कब आता है 24 अक्टूबर को, क्योंकि 24 अक्टूबर 1962 में जो है आपकी क्या है स्थापना हुई थी। और मोटो क्या है, मोटो क्या है आईटीबीपी का, आदर्श वाक्य क्या है, कौन बताएगा, जल्दी से आंसर करेंगे। मोटो क्या है आपका आईटीबीपी का, जल्दी से बताएंगे मोटो क्या है। क्या मोटो है, जल्दी से बताइए। आदर्श वाक्य क्या है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। मुख्यालय हेडक्वार्टर्स कहां पर है, न्यू दिल्ली में है ना, है ना। शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा, वेरी गुड ऋषिकेश। क्या है मोटो, शौर्य,
दृढ़ता और कर्मनिष्ठा मोटो है आपका आईटीबीपी का। चलिए, सो यहां पर सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन सी, 24 अक्टूबर। ठीक है, चलिए देखिए मैंने कहा था आज तुम लोग थक जाओगे। चलिए, तो आज के सेशन में इतना ही था। अब हम लोग एक बार फटाफट से बच्चे रिवाइज करेंगे और आपका होमवर्क आपको देंगे। ठीक है, आज का आपका होमवर्क ये है कि हाल ही में किस शहर में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव की मेजबानी जो है की गई है। इसमें एक दो चीजें और इंपॉर्टेंट आपकी हुई हैं, आप लोग इसके बारे में पढ़ेंगे और मुझे बताएंगे कि इस फेस्टिवल में क्या क्या चीजें हुई हैं और ये फेस्टिवल इंपॉर्टेंट आपका हुआ कहां पर है। ठीक है, ये आपका आज का होमवर्क है। अब एक बार जल्दी से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं बच्चे कि आज हमने क्या क्या चीजें जो है वो पढ़ी हैं। तो सबसे पहले आज हमने पढ़ा कि आपका जो ढोडो गांव है वो कहाँ का है? गुजरात का है। और एक है आपका मध्य प्रदेश का माडला गांव है, जिससे क्या है UNWTO के द्वारा बेस्ट टूरिज्म विलेजेस की श्रेणी में जो है आपका शामिल किया गया है। उसके बाद हमने पढ़ा कि मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड जो है वो नरगिस मोहम्मदी को देने की घोषणा की गई है। ये अवार्ड आपका दिया जाता है हार्मनी फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है, ये अवार्ड आपका किसके द्वारा दिया जाता है? हार्मनी फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ये आपका मुंबई का एक समूह है जो ये अवार्ड आपका देता है। ठीक है, एकलौता ऐसा अवार्ड है जो मदर टेरेसा के नाम पर दिया जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि केरल का है आपका केसरगोड जिला। ठीक है, कासरगोड जिला आपका कहाँ का है? केरल का है। सो उसने क्या है अभी हाल ही में पहला आपका जिला बना है कासरगोड, जिसने अपने ऑफिशियल पेड़, फ्लावर स्पीशीज और आपका जो है ना ट्री जो है वो घोषित किया है। हमने पढ़ा कि क्या क्या किया गया है। उसके बाद हमने पढ़ा कि भारत टेक्स का आयोजन जो है वो अगले साल नई दिल्ली में किया जाएगा। टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में हमने बात की। फिर हमने हरिमई शक्ति के बारे में पढ़ा। हरिमाऊ शक्ति जो है आपका भारत और मलेशिया के बीच का अभ्यास है जो अभी हाल ही में आपका चल रहा है। कहां पर? मेघालय में चल रहा है। उसके बाद हमने पढ़ा कि पहली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन फायर करने वाला पहला देश जो है आपका कौन सा बना है? वो बना है आपका जापान। उसके बाद हमने पढ़ा कि आपका संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है वो हर साल कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को जो है हर साल मनाया जाता है। ठीक है, कई सारे डेज हैं आपके 24 अक्टूबर को इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमने पढ़ा कि आपके कोटक महिंद्रा बैंक के नए एमडी और सीईओ जो है वो कौन बने हैं? वो बने हैं अशोक वसवनी। उसके बाद हमने पढ़ा कि आपके आईआरसीटीसी के सीएमडी, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो कौन बनाए गए हैं? संजय कुमार जैन जो है आपके बनाए गए हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि वर्ल्ड पोलियो डे, विश्व पोलियो दिवस भी आपका कब आता है? 24 अक्टूबर को आता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि 37th एडिशन जो है नेशनल गेम्स का वो आपका कहां पर करवाया जा रहा है? वो गोवा में करवाया जा रहा है। मास्कॉट शुभंकर का नाम क्या है आपका? मोगा। उसके बाद हमने पढ़ा कि वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे आपका कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि आबू धाबी मास्टर्स में जो है महिला एकल की श्रेणी में विजय किसने प्राप्त की है? आपकी उन्नति हुडा ने जो है आपका ये कैटेगरी जो है वो जीती है। उसके बाद हमने पढ़ा कि पहला नैनो डीएपी प्लांट जो है गुजरात में वो किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है? उसका उद्घाटन किया गया है आपके गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, है ना। उसके बाद हमने पढ़ा कि आपके राफेल ग्रोसी जो अभी हाल ही में चर्चा में थे। चर्चा में क्यों थे? क्योंकि भारत जो है ना ऑफिशियल विजिट पर आए हुए हैं, है ना। तो ये आपके इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के क्या है? महानिदेशक हैं। परमाणु ऊर्जा एजेंसी के क्या है? आपके महानिदेशक है। इसके क्या है? ये आपके 6th छठे जो है ना आपके डायरेक्टर जनरल है, महानिदेशक हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि बिशन सिंह बेदी का निधन हुआ है। बिशन सिंह बेदी आपके क्रिकेटर थे, ये आपके पंजाब से थे। ठीक है, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। आपके इंडियन क्रिकेट टीम के जो है ना कैप्टन भी आपके रह चुके हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि पहली लेडी ऑफिसर जो है आपकी आर्म फोर्सेस की हॉस्पिटल सर्विसेज की कौन बनी है? वो बनी है साधना सक्सेना नैयर। आपकी पहली डीजी बनी है, पहली महानिदेशक बनी है आर्म फोर्सेस की हॉस्पिटल सर्विसेज की, एयर मार्शल साधना सक्सेना नैयर। उसके बाद हमने पढ़ा आपका पिछले क्लास का होमवर्क कि 24 अक्टूबर को आपका आईटीबीपी रेजिंग डे जो है वो मनाया जाता है। और ये है आपका आज का होमवर्क कि किस शहर में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव की मेजबानी जो है वो की गई है। ठीक है, तो ये आप लोग मुझे क्लास खत्म होने के बाद खुद पढ़ के इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, आपका आज का छोटा सा होमवर्क है। अब आपकी अगली क्लास होगी मेरे साथ कल सुबह 11 बजे। ठीक है, अगली क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास होगी आपकी कल सुबह होगी 11 बजे। ठीक है, तो कल सुबह हम लोग अब मिलेंगे।
कल सुबह अब हम लोग मिलेंगे आपकी क्लास में कल के करंट अफेयर्स के साथ। आज के सेशन में इतना ही था। पीडीएफ जिससे भी चाहिए, पीडीएफ का लिंक कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। आप लोग सीधा खान ग्लोबल स्टडीज की वेबसाइट पर जाकर भी पीडीएफ निकाल सकते हैं। इसके अलावा एक टेलीग्राम चैनल भी है जहां पर नोट्स दिए जाते हैं, क्लास वर्क के नोट्स भी दिए जाते हैं, वहां से भी आप नोट्स निकाल सकते हैं। सारे लिंक्स आपको दे दिए जाएंगे। आज के सेशन में इतना ही था। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब हम लोग कल के सेशन मिलेंगे सुबह 11 बजे। होमवर्क सभी बच्चे करेंगे। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय।